हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज से हम लोग हिस्ट्री के कुछ एमसीक्यूज लेंगे। ज्योग्राफी के एमसीक्यूज की सीरीज चलती रहेगी। आप उसको भी देखते रहिए, कंटिन्यू करिए। पर साथ में हम लोग हिस्ट्री की भी एमसीक्यू सीरीज लेके चलेंगे। इसमें वही क्वेश्चंस रखेंगे जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन, भारत में 29 राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश शामिल है? अच्छा, ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि 2019 में जब से जम्मू कश्मीर एक अलग से जम्मू जम्मू और कश्मीर को अलग करके जम्मू कश्मीर और लद्दाख दो केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए, तो उसमें दो केंद्र शासित प्रदेश बड़े हैं और एक स्टेट कम हुआ है। तो इसलिए ये क्वेश्चन आ सकता है। आप देखिए, इसका आंसर आएगा सी, 8। अब इसके बारे में थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। जम्मू और लद्दाख दो नए केंद्र शासित बनने के बाद देश में 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश थे पहले जब बना था। लेकिन क्या हुआ, बीच में 26 जनवरी 2020 को दादर नगर हवेली और दमन दीव को एक करके एक यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। तो अब वैसे हो गए हैं 8। वैसे होना चाहिए था 9, क्योंकि जम्मू कश्मीर और लद्दाख पहले 7 थे, साथ में 2 हुए थे जम्मू कश्मीर और लद्दाख, तो वो वैसे 9 हो जाते। पर दादर नगर हवेली और दमन और दीव, इन दोनों को मिला के एक यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। तो अब हो गई ये 8। तो आप इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा। कुछ डेटास जो है, जैसे आप ये जरूर याद रखिएगा कि 26 जनवरी 1950 को कौन से दो यूनियन टेरिटरीज को मिला के एक यूनियन टेरिटरीज बनाया गया, तो वो ये था दादर नगर हवेली और दमन और दीव। एक ये, दूसरा जम्मू कश्मीर और लद्दाख, ये दो अलग अलग यूनियन टेरिटरीज बने हैं। तो अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए चलते हैं। किस राज्य की मुख्य भाषा खासी है? इसमें ऑप्शन में है मिजोरम, नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा। तो इसका आंसर होगा सी, मेघालय। गारो, खासी, जयंती मेघालय 3 जनजातियों के नाम पर है। क्या है, मेघालय में 3 पहाड़ियां पड़ती है। इसमें गारो है, खासी, जयंती। तो इन पहाड़ियों में जो जनजातियां रहती है, उन्हीं के नाम पर उन पहाड़ियों का नाम गारो, खासी, जयंती रखा गया है। तो ये 3 पहाड़ियों के नाम है। खासी जनजाति की भाषा खासी है। सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मासीम राम खासी पहाड़ी पर ही है। सबसे ज्यादा वर्षा जो भारत में होती है वो मासीम राम में होती है। मासीम राम, चेरापूंजी दोनों, तो ये दोनों जो है ये खासी पहाड़ी पर ही है। तो आप ये याद रखिएगा कि मासीम राम कहाँ है, तो वो खासी पहाड़ी पर पड़ता है मासीम राम। और ये जनजातियों के नाम पे रखा गया है इनका नाम। तो आप ये भी याद रखिएगा कि 3 पहाड़ियों के नाम 3 जनजातियों से आते हैं। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। किस राज्य की सीमा क्षेत्र सबसे बड़ा क्षेत्र है? मतलब कौन सा स्टेट ऐसा है जिसका सबसे बड़ा सीमा क्षेत्र है, मतलब जिसकी जो बाउंड्री है वो सबसे बड़ी है? तो देख लेते हैं। इसमें जो सबसे बड़ा स्टेट होगा वो इसका आंसर होगा, और उसका आंसर टी होगा। यहाँ पे मैंने दे के रखा है कि किसका कितना एरिया है। तो राजस्थान का आप देख लीजिए, 3,42,239 किलोमीटर है। सेकंड पे मध्य प्रदेश है जो 3,08,245 किलोमीटर। महाराष्ट्र 3,07,713। उत्तर प्रदेश 2,46,928 किलोमीटर। अब ये सब वर्ग किलोमीटर में है, किलोमीटर स्क्वायर में है। तो सबसे बड़ा स्टेट जो है राजस्थान है। निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे ज्यादा आबादी है? अब पहले अपन ने क्षेत्रफल के हिसाब से देखे, अब अपन लोग जनसंख्या के हिसाब से देखेंगे। तो ये जनरली आपको पता ही होगा, इसका उत्तर आएगा उत्तर प्रदेश, ए। देख लेते हैं, यहाँ पे पॉपुलेशन भी लिख के रखा है। तो उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन, आपको ये डेटा याद रखने की जरूरत नहीं, बस ये आपको एक बताने के लिए कि ये पॉपुलेशन है, इसलिए मैंने लिख के रखा है। खैर, आपको ये जरूर याद रखना है कि 5 स्टेट्स जो है उनका क्रम आप याद रख लीजिएगा कि किस स्टेट में कितनी है। तो सबसे पहले है यूपी में है,
यूपी के बाद में महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र के बाद में बिहार में है, फिर वेस्ट बंगाल में है और फिर एमपी में है। तो एमपी पांचवा बड़ा स्टेट है पॉपुलेशन के हिसाब से। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते। उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हो गया था, मतलब ये पूछना चाह रहा है कि कौन सा विश्वविद्यालय था जो उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हो गया था। मतलब ये कि गुप्ता काल है, गुप्ता काल के पहले जो है वो कौन सा विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हो गया था, सॉरी बाद में। तो ऑप्शन में है कांची, तक्षशिला, नालंदा, वल्लभी। इसका आंसर सी होगा। जैसे आपको पता होगा कि नालंदा जिसने बनाया था वो गुप्त शासक था कुमारगुप्त। कुमारगुप्त ने नालंदा बनाया था। नेक्स्ट पे चलते हैं। भारतीय नेपोलियन की उपाधि किसे दी गई है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आया गया है और आगे भी आने की संभावना है। वनडे एग्जाम्स में तो बहुत प्रोबेबिलिटी है, बहुत संभावना है कि क्वेश्चन पूछा जाएगा, किसी न किसी एग्जाम में आता ही रहा है और आता रहेगा आगे भी। तो ऑप्शन में देखते हैं चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम और हर्षवर्धन। तो आंसर इसका होगा बी, समुद्रगुप्त। अब आप देखिए कि चंद्रगुप्त मौर्य जो है ये मौर्य वंश का शासक था, सबसे प्रतापी शासक जिसने मौर्य वंश की स्थापना भी किया था। अशोक जो है इन्हीं के वंशज थे। समुद्रगुप्त जिसका आंसर भी है, और चंद्रगुप्त प्रथम भी गुप्त वंश का शासक था। देख लेते हैं। नेपोलियन की उपाधि समुद्रगुप्त को इतिहासकार B.S. स्मिथ ने दी है। ये याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पूछ लेता है कि वो कौन से इतिहासकार है जिसने इनको ये उपाधि दी। तो ये B.S. स्मिथ करके एक हिस्टोरियन हुए, उन्होंने इनको समुद्रगुप्त को नेपोलियन की उपाधि दी। नेपोलियन की उपाधि क्यों दी? क्योंकि समुद्रगुप्त ने जितने भी युद्ध लड़े वो सारे युद्ध जीते हैं इन्होंने। पर ये कहना पूरी तरह से सही भी नहीं, क्योंकि नेपोलियन अपने जीवन में युद्धों में हारा है और समुद्रगुप्त कभी हारे नहीं है, पर फिर भी इन्हें नेपोलियन की उपाधि दी गई है। चलिए ठीक है, अगले पे चलते हैं। आर्यभट्ट और विरामहीर का संबंध है। ए गुप्तकाल, बी कुषाण, मौर्य, पल्लव। आंसर होगा गुप्ता। ये गुप्त पीरियड से, गुप्ता एम्पायर से संबंधित लोग हैं, गुप्त साम्राज्य से संबंधित है। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबारी नवरत्नों में प्रमुख थे आर्यभट्ट और विरामहीर। अब इसमें एक गणितज्ञ थे, खगोल शास्त्री थे। तो आर्यभट्ट के बारे में उनके ग्रंथ जो थे वो देख लीजिए। आर्यभट्टियम है, ये सॉरी मिसप्रिंट हो गया, भट्टियम, आर्यभट्टियम है। और एक है इनका सूर्य सिद्धांत। विरामहीर के बारे में बात करेंगे तो इन्होंने लिखा है व्रत संहिता की रचना की है। विरामहीर ने व्रत संहिता की रचना की है और एक पंच सिद्धांतिका। तो ये आप दोनों याद रखिएगा, इनकी ग्रंथ पूछ लेता है। आर्यभट्ट के ग्रंथ में आर्यभट्टियम, सूर्य सिद्धांत, और विरामहीर के ग्रंथ है बृहत संहिता और पंच सिद्धांतिका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। इलाहाबाद के स्तंभ लेखों का संबंध है। इलाहाबाद के स्तंभ लेखों का संबंध है, ये आपने पढ़ा है। आपने कभी अगर लूसेंट भी पढ़ी है तो ये आपको पढ़ने में जरूर आया होगा, पर उसका नाम इलाहाबाद से नाम नहीं पढ़ा होगा, उसका आपने प्रयाग प्रशस्ति करके पढ़ा होगा। तो ऑप्शन इज चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त, विक्रमादित्य, स्कंदगुप्त। आंसर आएगा बी, समुद्रगुप्त। क्या है कि समुद्रगुप्त के एक दरबारी कवि थे हरिसेन, ये उनके द्वारा लिखा गया था, है ना। तो हरिसेन है, हरिसेन द्वारा रचित प्रयाग प्रशस्ति लेख समुद्रगुप्त के युद्ध के विजय के बारे में जानकारी प्रदान करता है। इसमें गुप्त द्वारा कौशंबी से लाए गए अशोक के स्तंभ पर खुदवाया गया था। इसमें क्या हुआ था कि समुद्रगुप्त ने कौशंबी से अशोक के स्तंभों को लाया और उसको स्थापित किया प्रयागराज में, इलाहाबाद में, और वहीं पे ये स्थित है। तो नेक्स्ट पे चलते हैं। 10वां क्वेश्चन है, चीनी यात्री फाहियान किस गुप्त शासक के शासन काल में था? मतलब भारत आया था, चीन से यात्री आया था एक फाहियान, बौद्ध धर्म के ग्रंथ एकत्रित करने के लिए। तो वो किसके शासन काल में आया था? ऑप्शन में देखते हैं चंद्रगुप्त मौर्य, बी समुद्रगुप्त,
दूसरा चंद्रगुप्त द्वितीय और तीसरा है कुमारगुप्त। आंसर इसका आएगा चंद्रगुप्त सेकंड, चंद्रगुप्त द्वितीय। इसके बारे में कुछ पढ़ लेते हैं। चीनी यात्री फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। बौद्ध धर्म के ग्रंथों की खोज में आया था। इसकी मतलब इसने जो अपना यात्रा का वृतांत लिखा उसको नाम दिया फू कुओ की। देखिए थोड़ा अजीब सा नाम है, एक्चुअली में क्या है, चाइनीज था तो ये चाइनीज लैंग्वेज है। फू कुओ किंग बौद्ध धर्म के सिद्धांत और अपनी यात्रा का वर्णन किया उसमें। तो आप ये इसकी रचना भी याद रखेंगे कि इसने कहाँ पे अपनी यात्रा का वर्णन किया है, तो फू कुओ की। तो ये थे आज के क्वेश्चंस। आई होप आपको अच्छे लगे हो और आई होप ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। तो आप पढ़िए इनको, साथ में इनका डिस्क्रिप्शन पढ़िए अच्छे से और याद करिए। एग्ज़ाम में इम्पोर्टेंट ये नहीं होगा कि आपको मतलब तो ये रहे आज के क्वेश्चंस। 10 क्वेश्चंस थे। आप वीडियो को देखिए, क्वेश्चंस को पढ़िए, साथ में इनको नोट डाउन करते चलिए। ये क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में नजर आ जाएंगे, मिल जाएंगे देखने के लिए। तो आप अच्छे से पढ़िए और ये जो डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है आप इनको जरूर याद रखिए। क्या है, सीधे एमसीक्यू से क्वेश्चन बने या ना बने, लेकिन जो आपको उसका डिस्क्रिप्शन दिया जा रहा है, जो उसके बारे में आपको बताया जा रहा है, जो दूसरे तथ्य है, उनसे कई बार क्वेश्चन बन जाते हैं। अब ये क्वेश्चन पहले आए हुए हैं तो इनका जो विश्लेषण है या इनका जो डिस्क्रिप्शन है वो वैसे इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये क्वेश्चन अब पूछने की संभावना ज़्यादा बन जाती है। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, अब ये जैसे इसकी रचना का नाम, किसके शासन काल में आया था, ये आप ये जरूर याद रखिएगा। हो सकता है आप वीडियो को देखिए, क्वेश्चंस को पढ़िए, साथ में इनको नोट डाउन करते चलिए। ये क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में नजर आ जाएंगे, मिल जाएंगे देखने के लिए। तो आप अच्छे से पढ़िए और ये जो डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है आप इनको जरूर याद रखिए। क्या है, सीधे एमसीक्यू से क्वेश्चन बने या ना बने, लेकिन जो आपको उसका डिस्क्रिप्शन दिया जा रहा है, जो उसके बारे में आपको बताया जा रहा है, जो दूसरे तथ्य है, उनसे कई बार क्वेश्चन बन जाते हैं। अब ये क्वेश्चन पहले आए हुए हैं तो इनका जो विश्लेषण है या इनका जो डिस्क्रिप्शन है वो वैसे इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये क्वेश्चन अब पूछने की संभावना ज़्यादा बन जाती है। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, अब ये जैसे इसकी रचना का नाम, किसके शासन काल में आया था, ये आप ये जरूर याद रखिएगा। हो सकता है कि आपको ये डायरेक्ट क्वेश्चन ना आए, आपसे ये पूछ लिया जाए कि फाहियान की कौन सी रचना थी, मतलब उसने अपनी यात्रा का वृतांत कहा, वर्णन कहा किया। तो फो कुओ की, आप ऐसे सारी चीज़ें जितने भी आपको डिस्क्रिप्शन मिले हैं, जितने भी एमसीक्यूज के, अब एमसीक्यूज तो 10 ही है आपके, पर वो डिस्क्रिप्शन के साथ में वो एमसीक्यूज वैसे ही लगभग 30-40 हो जाते हैं। अगर आप हर डिस्क्रिप्शन से क्वेश्चन देखेंगे तो 2-2, 4-4 क्वेश्चन हर डिस्क्रिप्शन में जो मैंने दिया है उसमें आपसे बनते हैं। तो आप डिस्क्रिप्शन भी बहुत अच्छे से पढ़िए और क्वेश्चन तो आप पढ़िए ही। और ठीक है, खूब खूब पढ़िए, मेहनत करिए, सिलेक्शन होगा आपका, जरूर होगा। ठीक है, ओके।